नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। आदर्श आचार संहिता के बीच बीजेपी कांग्रेस एक दूसरे पर संहिता के उल्लंघन का आरोप लगा रहे हैं। इधर आयोग मीडिया और आम नागरिकों को सजग करने में जुटा है। लोकतंत्र का ये पर्व ईमानदारी, शुचिता और आदर्शों से पूरा हो, ये कोशिश है। सवाल यह है कि इस महायज्ञ में बीजेपी, कांग्रेस, अन्य दलों, जनता और खुद आयोग की कितनी ईमानदाराना कोशिशें हैं। 19 अप्रैल से 1 जून के बीच 7 चरणों में देश में मतदान होंगे। आम चुनाव के मद्देनजर पूरे देश में आदर्श आचार संहिता लागू है। अगले 2 महीने का समय देश के नागरिकों के लिए भी काफी अहम है। देखिए रिपोर्ट। राजनीतिक दलों के साथ ही उनके तमाम नेता और कार्यकर्ता जोर शोर से प्रचार अभियान में जुटे हैं। पूरे 5 साल की तरह चुनावी मौसम में भी आम जनता के मुद्दों के बजाय राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का ही डंका बज रहा है। विडंबना है कि चुनावी मौसम में भी हर तरह के नैरेटिव को राजनीतिक तूतू मैमे में आसपास ही रखा जाता है। चुनाव के लिए आयोग तैयार है। आज आयोग ने मीडिया वर्कशॉप में चुनाव में निष्पक्षता के लिए मीडिया से अपेक्षाएं की। ये उम्मीद आम नागरिक और राजनीतिक दलों से भी की जाती है कि वो कितने निष्पक्ष और सजग हैं। मीडिया के साथियों के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसमें मास्टर ट्रेनर्स भी हैं, नेशनल लेवल मास्टर ट्रेनर्स भी हैं, जिनके माध्यम से मीडिया से जुड़ी हुई वो सारी चीजें जो चुनाव के दौरान हमारे लिए सहायक हो सकती हैं, या चुनाव के दौरान अगर कोई चीज है जिसमें क्लैरिटी की आवश्यकता है और स्पष्ट होना चाहिए, उन मुद्दों को लेकर के मीडिया के साथियों से आज चर्चा रखी गई है। अभी हम लोगों ने उनके काफ़ी जो शंकाएं थीं, जो प्रश्न थे, उनका उत्तर दिया, उनका समाधान करने का प्रयास किया है। और अभी आने वाले सत्र के बाद जो अगला सत्र है, उसमें जो मास्टर ट्रेनर्स हैं वो मीडिया की सभी जो बातें, अपनी बात भी कहेंगे और मीडिया के साथियों के साथ सार्थक चर्चा करेंगे। मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस ने एक दूसरे के खिलाफ चुनाव आयोग से शिकायत की है। भाजपा ने जहां राजगढ़ से कांग्रेस प्रत्याशी दिग्विजय सिंह और छिंदवाड़ा से कांग्रेस प्रत्याशी नकुलनाथ के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है, वहीं कांग्रेस ने भी चुनाव आयोग पहुंचकर आरोप लगाया कि आचार संहिता के बीच मुख्यमंत्री निवास को राजनीतिक बैठकों के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। चुनाव जब शुरू होता है तो इस तरह की शिकायतें आम बात हैं। अपना अपना जिस आदमी को इस शिकायत प्रकोष्ठ मिला होगा, वो अपनी दुकान सजाने के लिए इस तरह की शिकायतें करता रहता है। ना तो कांग्रेस पार्टी ने कभी आदिवासियों का अपमान किया है और ना कभी ऐसा करने की उसके पास भावना है। कांग्रेस पार्टी हमेशा से आदिवासी समाज के साथ खड़ी रही है, उसके उन्नयन का काम ही हमने किया है। और भारतीय जनता पार्टी से मेरा निवेदन है कि इस तरह की झूठी जनभावनाओं को उभार कर चुनाव जीतने की कोशिश करने से देश का नुकसान है। तुम जरूर सत्ता में 2-4 10 दिन, 2-4 महीने, 2-4 साल के लिए बैठ सकते हो, लेकिन देश को परमानेंटली आप बिठा दोगे, इसमें कोई दो राय नहीं। आयोग का दावा है कि कोई भी नागरिक राजनीतिक दलों या प्रत्याशियों द्वारा मतदाताओं को लुभाने के लिए किसी भी तरह से धन, सामग्री, कपड़े, जेवरात आदि का वितरण करने, मतदाताओं को उनके पक्ष में मतदान करने के लिए धमकाने, मतदाताओं को स्वयं के वाहन से परिवहन करने, किसी भवन स्वामी की अनुमति के बिना उसके भवन या दीवारों या परिसर पर प्रचार सामग्री लगाने या दीवार पर विज्ञापन लिखवाने सहित अन्य प्रकार की शिकायतें कर सकता है। हालांकि आयोग की भी आदर्श आचार संहिता पर नजर है। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24 न्यूज। तो चुनाव आचार और तकरार, आज इसी विषय पर हमारी चर्चा होगी, जिसके लिए हमारे साथ खास मेहमानों का पैनल भी जुड़ चुका है। सबसे पहले उनसे आपको रूबरू करवाते हैं। हमारे साथ बीजेपी प्रवक्ता कर्नल ईशान जी जुड़े हैं। कर्नल जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। कांग्रेस प्रवक्ता स्पर्श चौधरी जी इस डिबेट का हिस्सा है। स्पर्श जी, आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन है। वरिष्ठ पत्रकार डॉक्टर भूपेंद्र सुलेरे जी भी हमारे साथ जुड़े हैं। भूपेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कर्नल ईशान जी, क्या ये सच है कि कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं लोकसभा में जो पार्टी ने उतारे हैं, वो आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन कर रहे हैं, कोड ऑफ कंडक्ट के विरुद्ध जा रहे हैं? देखिए जी, कोड ऑफ कंडक्ट का उल्लंघन एक आध जगह उन्होंने किया जी, और जिसके बारे में उनके खिलाफ हमारी पार्टी ने चुनाव आयोग में कंप्लेंट भी दर्ज कराई और अब चुनाव आयोग उसका संज्ञान ले रहा है। आदिवासियों का अपमान वाला विषय है, जिसके लिए माननीय दिग्विजय सिंह जी के लिए और नकुलनाथ जी के खिलाफ कंप्लेंट की गई है।
जी। और अब उस पे जो है चुनाव आयोग संज्ञान ले रहा है। एक ये टाइप ऑफ सब जुडिस हो गया केस, जिसपे कि वो संज्ञान ले रहे हैं और उस पे कमेंट अब चुनाव आयोग ही करेगा कि क्या सच्चाई है और क्या कार्रवाई की जाती है। ठीक है, लेकिन कांग्रेस ये आरोप लगा रही है कि आप कांग्रेस के प्रत्याशियों की कंप्लेंट तो कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी खुद के खेमे में नहीं देख रही कि किस तरह से भाषणों के माध्यम से जो है वो आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन किया जा रहा है, अभी भी जनता को लुभाया जा रहा है। देखिए, जनता को लुभाने की जरूरत उसको पड़ती है जो कि जिसने कार्य न किया हो। हमने काम किया है ग्राउंड पे, हम उसके विषय में बात कर रहे हैं। अगर कांग्रेस ये कह रही है कि हम लुभाने की कोशिश कर रहे हैं तो ये सर्वथा गलत बात है। हम कोई लुभाने की कोशिश नहीं कर रहे। हमने जो इतने पिछले 10 सालों में कार्य किए हैं वो पुनः जनता के सामने लेके आ रहे हैं, उस विषय पे बात कर रहे हैं। और अगर कांग्रेस को लगता है कि हमने कोई लुभाने की बात की और आचार संहिता का उल्लंघन किया है तो वो स्वतंत्र है चुनाव आयोग में हमारे खिलाफ शिकायत दर्ज कराने के लिए। बिल्कुल, इस पर जवाब लेता हूं इसका। इस पर जी, आपके प्रत्याशियों की तो कंप्लेंट हो गई चुनाव आयोग से, लेकिन आपने सिर्फ आरोप लगाया, अभी तक किसी तरह की शिकायत नहीं पहुंची। क्या कांग्रेस भी चुनाव आयोग जा सकती है शिकायत करने के लिए? तो सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार जी। जहां तक बात है इस मुद्दे पर चुनाव आयोग के पास जाने की, ये शिकायत, ये अगर मैं इस एक इंसिडेंट की बजाय ओवरऑल बात करूं तो चुनाव आयोग के पास ये शिकायतें जाती हैं, लेकिन ये देखा जाता है कि चुनाव आयोग संज्ञान लेने में भी कई बार देरी करता है, कई बार उस पर जवाब नहीं आता है। लेकिन बाकी ये चुनाव का सीजन है, जैसे अभी कहा गया कि ये चीज आगे और आती रहेंगी, लेकिन मैं राष्ट्रीय स्तर के और विधानसभा गए चुनावों के तमाम उदाहरण आपको बता सकती हूं जहां पर बेहद आपत्तिजनक बातें की गई, उसके बावजूद कोई संज्ञान नहीं लिया गया या उसके बावजूद उस चीज को एक हल्की सी चेतावनी लेकर छोड़ दिया गया। उदाहरण के तौर पर माननीय प्रधानमंत्री महोदय जी ने हाल ही में एक नॉन इश्यू को इश्यू बनाने की कोशिश की, जिसके लिए कांग्रेस पार्टी के साथ साथ एक पूर्व ब्यूरोक्रेट ES शर्मा जी ने इलेक्शन कमीशन को लिखा है कि हिंदू धर्म या किसी भी धार्मिक मुद्दे को आप ला रहे हैं, जो कि बात बहुत ही एक शब्दों का खेल था जो एक चुनावी रैली में होता है या फिर किसी भी एक कार्यक्रम में होता है। तो ऐसे बहुत उदाहरण हैं जहां शिकायतें जाती हैं, बट शिकायतें कितनी सुनी जाती हैं और प्रक्रिया कितनी पूरी होती है, इसको भी परसेप्शन में लेना जरूरी है। ठीक है, डॉक्टर भूपेंद्र सुलेरी जी से इस पर हम टिप्पणी ले लेते हैं। भूपेंद्र जी, दोनों ही राजनीतिक दलों की अपनी तैयारियां हैं, उधर चुनाव आयोग भी पूरी तरह से सक्रिय है। अब बात शिकायतों तक पहुंच गई है। एक दल कहता है कि हम शिकायत तो करते हैं लेकिन उस पर संज्ञान नहीं लिया जाता, दूसरा दल ये कहता है कि एक पूरी प्रक्रिया है, जब होगा तब संज्ञान लिया जाएगा। लेकिन आप क्या देखते हैं, क्या वाकई कहीं ना कहीं जो निष्पक्षता है चुनाव में आदर्श आचार संहिता की, उसकी कमी मध्य प्रदेश में देखने को मिल रही है अभी? सर, मेरी आवाज आ रही है? जी जी, आपकी आवाज मिल रही है। देखिए, चुनाव भारतीय लोकतंत्र में चुनाव कराना एक बहुत कमर है जी, मिशन है, तो इसकी बहुत बड़ी और इस प्रक्रिया में जो राजनीतिक पार्टियां भाग लेती है उनकी भी जिम्मेदारी रहती है। लोकतंत्र जब तक हल नहीं हो सकता है कि जो कराने वाली एजेंसी है निर्वाचन आयोग और जो पार्टियां भागीदारी हैं, अगर वो शुचिता की दोनों तरह से पालन नहीं करेंगी तो निश्चित रूप से ये चुनाव लोग सही नियमावली और कोड जी। इसके लिए क्या है, देखिए, चुनाव आयोग जब भी अपनी जब आचार संहिता लगाती है और तिथियों की घोषणा करती है, अपने पूरे ग्राफ और नई योजनाएं जो उसके लिए नई प्लानिंग रहता है कि जिन लोगों के लिए हम चुनाव में मतदान को किस तरह से बढ़ा सकें और उसके लिए क्या अवेयरनेस ला सकें, इसके लिए अपनी ब्रीफिंग करती है। इस तरह से इस बार भी मुख्य आयोग ने अपनी ब्रीफिंग की और उसके तहत उन्होंने बताया था कि पिछली बार के जो जी पिछली शिकायत लगभग उसमें ज्यादा शिकायतें आई। क्या होता है कि जब चुनाव आचार संहिता लग जाती है तो उस समय जो रूलिंग पार्टी होती है, ये एक नेचर है लोकतंत्र की, एक रूलिंग पार्टी को और जो विपक्ष में पार्टी को इस तरह से उपयोग आशंका लगाती है कि वो इन एजेंसी, सरकारी जो संवैधानिक एजेंसियां हैं उनका दुरुपयोग करना। तो अगर अगर रेशो के उसमें कंपेरिजन में देखें तो सत्ता पक्ष की सबसे ज्यादा शिकायतें होती
लेकिन शिकायतें उनकी भी होती है। लेकिन जो शिकायतें सिर्फ कुछ ही शिकायतें रेज कर पाती हैं इलेक्शन के बाद, इलेक्शन को सुचारू रूप से चलाने के लिए इन शिकायतों को पंजीयत किया जाता है, जिससे कि एक रिकॉर्ड पंजीयत हो सके और इन सेंसिटिव जो निर्वाचन के क्षेत्र हैं वो उनके बारे में क्लियरिटी आ सके। इसलिए चुनाव को कंटिन्यू करने के लिए ये शिकायतें बहुत ही ज्यादा, और कुछ शिकायतें इस तरह से होती हैं जिनमें तुरंत एक्शन भी लेना पड़ता है। तो आपने देखा होगा कि इन चुनावों में जब भी हम काम करते हैं तो इन चुनाव के कार्यक्रम की जैसे जैसे आचार संहिता होती है तो उसके तहत तुरंत ही FIR लॉन्च होती है और उन FIR में तुरंत असेंबली होता है। लेकिन चुनाव आयोग हमेशा निष्पक्ष रहने की कोशिश करता है और वो अपने पूरे जो एफर्ट हैं उनके तहत इसकी क्रिया में, क्योंकि भारत एक विभिन्नताओं का देश है, विभिन्न भाषाओं विभिन्न संस्कृतियों का देश है, और जिसके कारण क्या होता है, और भौगोलिक रूप से बहुत विस्तार है, जिसके कारण क्या होता है, फोर्स का डिप्लॉयमेंट होता है, एक क्षेत्र से दूसरे से जाना, दूसरे अधिकारियों को वहां से पर्यवेक्षक रूप में बनाना, और उसके तहत लेकिन जब से TN शेषन उन्होंने संशोधन किए हैं, बोगस कैंपेनिंग और जो पैसे की लेन देन, जो माफ कीजिए भूपेंद्र जी, आपको रोकना चाहूंगा, आपकी आवाज अभी हम तक स्पष्ट नहीं पहुंच पा रही, आपसे फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। कर्नल ईशान जी का रुख कर लेता हूं। कर्नल ईशान जी, शायद आप भी स्पष्ट नहीं सुन पा रहे थे भूपेंद्र जी की आवाज, लेकिन एक जो लबूला उनकी बात कथा ये था कि चुनाव आयोग निष्पक्ष रहने की कोशिश करता है, विपक्ष की आशंकाएं अपनी तरफ है कि सत्ता पक्ष का कोई प्रभाव देखने को मिलता है, लेकिन कांग्रेस की जहां तक बात है, एक बड़ा संगीन आरोप कांग्रेस ने भी लगाया कि जो मुख्यमंत्री निवास है उसका उपयोग इन दिनों राजनीतिक बैठकों के लिए हो रहा है, जो कि पूरी तरह से गलत है। क्या जवाब है बीजेपी का इस आरोप पर? क्या ये आरोप इन्होंने इसकी शिकायत चुनाव आयोग में दर्ज कराई है? अगर इनका आरोप खाली मीडिया तक सीमित है तो मैं उसके बारे में कुछ नहीं बोलूंगा। अगर इन्होंने चुनाव आयोग में दर्ज कराई है तो संवैधानिक संस्था है चुनाव आयोग, उस पर विश्वास पूर्ण रूप से हमें है, और भूपेंद्र जी भी वही कह रहे थे कि शुचिता की बात कर रहे थे। चुनाव आयोग ये इंश्योर करता है कि हर जगह हर राजनीतिक दल शुचिता का पालन करे और ईमानदारी से और एकदम लोकतंत्र को जीवित रखते हुए चुनाव हो। तो हमें भी और कांग्रेस को भी उसके ऊपर विश्वास रखना चाहिए और चुनाव आयोग में अपनी रिपोर्ट दर्ज कराएं, और अगर चुनाव आयोग उसका संज्ञान लेगा और चुनाव आयोग को लगेगा कि हाँ आचार संहिता का उल्लंघन हुआ है तो विधि सम्मत वो न्याय करेगा। इस पर जी क्या कहेंगे इस जवाब पर, क्योंकि आरोप लगातार कांग्रेस लगाती है पब्लिक डोमेन में, लेकिन एक जो पूरी औपचारिकता है जिसका पालन बीजेपी कर रही है, जैसे कि बीजेपी का तो बाकायदा प्रतिनिधिमंडल गया था नकुल नाथ के खिलाफ शिकायत पत्र सौंपने के लिए, दिग्विजय सिंह के खिलाफ शिकायत करने के लिए, ऐसे में जो कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल है उसमें क्यों देरी हो रही है? क्या सिर्फ आपके जो आरोप हैं वो जनता तक, पब्लिक डोमेन तक ही सीमित रह गए? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। प्रक्रिया का पूरा पालन किया जा रहा है। जैसे जो हमारे लीडर्स हैं वो चुनाव आयोग तक इसकी पूरी उसको केस को आगे ले जा रहे हैं। लेकिन मेरा फिर से वही सवाल है कि जैसा आपने कहा, कर्नल साहब ने कहा, बिल्कुल सही बात है कि चुनाव आयोग एक संवैधानिक कॉन्स्टिट्यूशनल वॉचडॉग कहते हैं और आर्टिकल 326 के तहत हमारा पूरा सर्वे सर्वा है चुनाव का। लेकिन बात फिर से वही आ जाती है कि निष्पक्ष होना और निष्पक्ष होने का परसेप्शन, अगर एक भी नागरिक, मैं तो पार्टियों की बात भी नहीं कर रही हूं क्योंकि मैं पहले एक नागरिक हूं, मैं मानती हूं, तो अगर एक भी नागरिक या एक भी सामाजिक संस्था, जो कि ADR इस संदर्भ में बहुत सारे केसेस परस्यू करती है, उदाहरण के तौर पे मैं तो एक साधारण जिक्र करी, ऐसी तमाम सामाजिक एक्टिविस्ट हैं जो इन केसेस को परस्यू करते हैं जहां निष्पक्षता नहीं होने के संशय होते हैं। अब देखिए इस तरीके के केसेस में जैसा कहा गया कि बहुत सारी प्रोसेस को पूरा करने में समय लगता है, चुनाव आयोग पे बहुत जिम्मेदारियां हैं, लेकिन मेरा सवाल वही यही है कि जो उदाहरण हमारे सामने है पिछले कई सालों की अभी के, कि कितना सुना जा रहा है, कितना उस चीज को एक्शन लिया जा रहा है, कितना समय दिया जा रहा है। कई दफे विपक्षी पार्टियां या एक्टिविस्ट अगर ऐसा कुछ लेके जाते हैं तो समय नहीं दिया जाता है। मेरे पास उसके भी नाम है, मेरे पास उसके भी जिक्र हैं। तो मेरा ये कहना है कि अगर प्रक्रिया चुनाव से पहले सही समय पर हो जाती है, देखिए अगर इस प्रक्रिया में इतना समय लग जाता है कि 2024 की चुनाव समाप्त हो जाते हैं, उसका कोई रेलेवेंस नहीं रह जाता है, तो फिर तो जो संशय है वो सच में बदलता दिखाई देगा, ये मुझे लगता है। कर्नल ईशान जी, संशय सच में बदलता हुआ दिखाई दे सकता है कांग्रेस को, प्रक्रिया का पालन पार्टी कर रही है,
लेकिन निष्पक्षता पर अब भी सवाल है और कहीं ना कहीं जो सत्ता का प्रभाव है वो हो सकता है अप्रत्यक्ष रूप से कांग्रेस का फिर से आरोप आ गया है। देखिए अमित जी, मैं बड़ा प्रसन्न हो रहा था कि स्पर्श जी संवैधानिक संस्था और निष्पक्षता की बात करते करते फिर पार्टी लाइन की तरफ चली गई। देखिए परसेप्शन जो है, अगर आप कहते हैं कि निष्पक्षता का परसेप्शन खाली हो रहा है तो ये गलत है। हमको अगर हम अपने संवैधानिक संस्थाओं में विश्वास करना छोड़ देंगे तो फिर बचता नहीं है कुछ भी। फिर क्या बच गया? अगर हमने संवैधानिक संस्थाओं पे, सुप्रीम कोर्ट पे, जुडिशरी पे विश्वास करना अगर हम छोड़ देंगे तो हमारे लिए कुछ बचेगा नहीं। लोकतंत्र तो तभी खत्म हो जाएगा। तो ऐसा सोचना गलत है। हमें संशय रखने के लिए कोई प्रमाण होना चाहिए। हम खाली बोलते हैं कि ऐसा हुआ तो आपके पास प्रमाण है, प्रमाण के साथ आप कंप्लेंट करिए, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है कि कोई प्रमाण लेके किसी ने कोई रिपोर्ट की हो। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं कि जब हमारी इंदिरा गांधी जी का चुनाव आचार संहिता का उल्लंघन का विषय हुआ था, उस समय पे क्या हुआ था? इमरजेंसी तक लगा दी गई थी। तो ये निष्पक्षता और शुचिता की बात कांग्रेस अभी कर रही है क्योंककि सत्ता से बहुत दिन बाहर हो गई। आरोप लगाना बड़ा आसान है। मैं ये कह रहा हूं उस टाइम भी जब आरोप इंदिरा गांधी जी पे लगे थे तो उस टाइम भी इसके बारे में बहुत देर तक जुडिशरी ने अपना काम किया और उसके बाद इस पे कार्रवाई हुई। लेकिन ऐसा नहीं था कि एकदम से खाली मीडिया तक नहीं सीमित रहा। चुनाव आयोग में कंप्लेंट हुई और उसके बाद एक्शन हुआ। तो हमको अपनी संवैधानिक संस्थाओं पे पूर्ण रूप से विश्वास रखना ही पड़ेगा अगर हम इस लोकतंत्र को जीवित रखना चाहते हैं। और अपने ऊपर विश्वास रखिए कि आप सही कार्य करें, ये सभी के लिए जरूरी है। मैं भूपेंद्र जी की बात से एकदम 100% सही हूं कि चाहे पॉलिटिकल पार्टीज हो, चाहे नागरिक हो, चाहे जितनी भी संवैधानिक संस्थाएं हों, अगर सभी अपना काम सही से करें और पॉजिटिविटी रखें तो फिर ये आरोप प्रत्यारोप का नंबर ही नहीं आएगा। ठीक है डॉक्टर भूपेंद्र सुलेरे जी, आरोप लगाना बहुत आसान है, उसे साबित करना बहुत मुश्किल। लेकिन इन सबके बीच सवाल ये कि जो संवैधानिक संस्था है उस पर एतबार कैसे आएगा विपक्ष का और सबसे ज्यादा जरूरी आम जनमानस का? देखिए जी, भारत चुनाव प्रक्रिया जब से लागू हुई, आवाज आ रही मेरी? जी आपकी आवाज मिल रही है जी। चुनाव प्रक्रिया जब से निर्वाचन आयोग का 1952 की जब से पहले इलेक्शन हुए हैं, आप अगर हम इलेक्शन को बाकायदा कंपेयर करके देखें तो निष्पक्षता की हमेशा चुनाव निर्वाचन आयोग ने निष्पक्षता, सापेक्षता, इस चीजों का पालन किया और साथ साथ समय के अनुसार उसने अपनी टेक्नोलॉजी को भी बदला जी। और जब भी वो कोई नया लाता है, नए कोई टेक्नोलॉजी या कोई नए निर्णय लाता है, उससे पहले विभिन्न पार्टियों को आमंत्रित करता है, टेबल पर बुलाता है और उनकी शंका और समाधान के लिए, चाहे आज की ब्रीफिंग हो, चाहे आप इससे पहले की ब्रीफिंग देखें। आप चुनाव जब भी नए ईवीएम का संशोधन आया है या किसी नए तरीके का कोई भी संशोधन आता है तो उसमें निश्चित रूप से निर्वाचन आयोग पार्टियों को संतुष्ट करने की उसकी जिम्मेदारी है और वो करता है जी। अब प्रश्न उठाना और प्रश्न नहीं उठाना के हो सकता है कि कोई तकनीक के कारण कोई के ऊपर कार्रवाई, किसी उम्मीदवार के ऊपर कार्रवाई तुरंत नहीं होती हो और कभी टेक्निकल पॉइंट होते हैं, लीगल रूप से प्रूव करना, उसमें सबूतों की छेड़छाड़ करना, कुछ इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। चुनाव के बाद जैसे ही सरकार गठित होती है तो उनको निश्चित रूप से प्रभाव कब होगी ये भी अनुमान लगाया जा सकता है। लेकिन हम ये कहें कि निर्वाचन आयोग इस प्रक्रिया में बिल्कुल निष्पक्षता की भूमिका नहीं निभाता है, ये बेईमानी होगा। निर्वाचन आयोग अपनी कोशिश हमेशा करता है और उस चीज पे हमने लगातार चुनावों को देखा है। जब कोई विपक्ष पार्टी होती है तो वह ये आरोप लगाती है और वो स्वाभाविक है क्योंकि वो सत्ता से विपरीत है, तो वो तो कहेगी कि जो सत्ता में है वो एजेंसी सत्ता के साथ काम कर रही है। लेकिन निष्पक्ष रूप से अगर कहा जाए, डोमेन में देखा जाए तो भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में निष्पक्ष चुनाव कराना ये बहुत बड़ा चैलेंज है और इससे विश्व में भारत के निर्वाचन आयोग की साख और उसकी तेजता बनती है जी। और भारत के विशाल जैसे देश में लोकतंत्र के बारे में लोग ऐसी धारणा मानते हैं कि भारत एक
लोकतांत्रिक देश है। एक अगर उस समय की इमरजेंसी की प्रक्रिया अगर देखें 75 की, उसके बाद से कभी भी ऐसी समीकरणों और आगे भी भविष्य में ऐसा लगता है कि लोकतांत्रिक प्रक्रिया में भारत नए नवाचार करने के लिए स्वतंत्र सशक्त है काफी। जी, स्पर्श जी, क्या भूपेंद्र जी की बात से सहमति रखते हैं? साथ ही एक प्रश्न और आपसे है, आज चुनाव आयोग की जब कार्यशाला हुई तब ईवीएम को लेकर जहां तक विपक्ष के हमेशा सवाल होते हैं, संदेह होता है, आज आयोग ने ऑन रिकॉर्ड ये स्पष्ट किया है कि ईवीएम को लेकर मतदाताओं में कोई संदेह नहीं है, किसी तरह के उनके सवाल नहीं है। तो क्या ये भूमिका सिर्फ विपक्ष की है, इस वजह से ये बार बार संदेह और सवाल उठते हैं, या सत्ता से दूरी इसका कारण है, जैसा कि कर्नल ईशान जी ने कहा? तो सबसे पहले तो आपने जिस कार्यशाला और उसका जिक्र किया, तो ईवीएम, आपने भी कहा कि ईवीएम लंबे समय से संशय के घेरे में रहा है, बहुत लंबे समय से। तो सबसे पहली बात तो आज का जो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है, माननीय सुप्रीम कोर्ट का, कि अगर सब कुछ इतना निष्पक्ष है, सब कुछ इतना फ्री एंड फेयर इलेक्शंस की हम बात कर रहे हैं, तो क्यों ना वीवीपीएटी पर्चियां जो एक नागरिक का उसे पता होना चाहिए कि उसने जिसको वोट डाला वो किसे मिल रहा है, तो क्यों ना वो मिला लें। तो मुझे लगता है उसके जवाब में जो शेरो शायरी कही गई थी उसकी बजाय क्यों ना दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े त्योहार पर क्यों ना मन में जो नागरिकों के मन में संशय है। अच्छा, अभी आपने एक और सवाल पूछा कि क्या ये विपक्ष के मन में ही है या लोगों के मन में? जी, तो क्योंकि चुनाव आयोग ने कहा इस पर जी कि ईवीएम को लेकर मतदाताओं में कोई संदेह नहीं है। जी। तो मैं व्यक्तिगत तौर पे भी बता सकती हूँ, जो अभी तक का जितना मैंने लोगों से बात की है, कि लोग कह रहे हैं कि ज्यादातर लोग कह रहे हैं किसी बूथ पर कि यार मैं तो इसको वोट डाल के आया या आई, और वोट उसको कैसे पड़ा। ये तो चलिए सुनी सुनाई बात आप कह सकते हैं। एक कैंडिडेट किसी और राजनीतिक दल के, हमारे राजनीतिक दल के नहीं, किसी और राजनीतिक दल के किसी और राज्य में कहते हैं कि मुझे मेरा ही वोट नहीं पड़ा, उस बूथ पर एक भी वोट उन्हें नहीं मिला। अब आप बताइए, ये मतलब एक बात है। और भी बताती हूं किससे। ईवीएम कुछ 19 लाख ईवीएम कुछ 1-2 साल पहले की रिपोर्ट है कि 19 लाख ईवीएम्स लापता हैं, इलेक्शन कमीशन के पास जवाब नहीं। मैं फिर से मैं मानती हूँ, इस चीज को पूरा एक्सेप्ट करती हूँ और मैं समझती हूँ, मैं यूपीएससी एस्पिरेंट रही हूँ लंबे समय तक, तो मैं समझती हूँ कि इसको कराना 140 करोड़ हो गए हैं हम, इतने वोटर्स हो गए हैं, बहुत कठिन कार्य है, जिम्मेदारी भरा कार्य है। लेकिन उसके बावजूद अगर कुछ 370 से ज्यादा सीट्स पे 2019 के चुनाव में वोटर मिसमैच होता है, जो पर्चियां बाहर बनाते हैं वर्सेस जो काउंट होते हैं, और इलेक्शन कमीशन के पास उसका कोई जवाब नहीं होता है। कमीशन के साथ साथ इस पर जी बीजेपी की, यानी कि जो केंद्र सरकार है, उसकी कितनी जिम्मेदारी आप मानते हैं इस मांग के लिए? तो मैं मानती हूं कि जब आप चुनाव से एन पहले आप चुनाव आयुक्त को बदलने का एक कानून पारित करते हैं, विपक्षी लोगों को पार्लियामेंट से निकालकर, और फिर जब उस पर सवाल होने वाला होता है, जिस दिन सुनवाई होने वाली होती है, उसके ठीक एक दिन पहले आप नए चुनाव आयुक्त ले आते हैं। ठीक है, आप अपना सरकार होने के नाते आपको हक है, आप उसका पूरा सिस्टम बदल देते हैं, जिसमें सीजेआई भी होते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि मैं हमेशा से मानती रही हूं, राजनीति या राजनीतिक दलों से परे अगर एक भी नागरिक को मन में संशय है, जो एक साधारण सादा भोला भाला नागरिक है, तो कृपया उस संशय को दूर कर दीजिए। बिना कर्नल जी से जवाब लेते हैं कि पार्टी का इस पर क्या पक्ष है। कर्नल जी, क्या यह संशय दूर होना चाहिए? एक बार फिर से ईवीएम पर सवाल उठे। अमित जी माफ करिएगा, मैं थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया था, मैं विषय जानना चाहूंगा एक बार, अगर आप दो। जी बिल्कुल कर्नल जी, सवाल मेरा ये था इस पर जी से कि चुनाव आयोग ने कहा है आज कि ईवीएम को लेकर जो मतदाता है उनके मन में किसी तरह का संदेह नहीं है, लेकिन कांग्रेस प्रवक्ता स्पर्श चौधरी जी कह रही कि संदेह आम जनमानस के मन में है, और जब ये संदेह है तो इसे दूर करने का प्रयास क्यों नहीं किया जाता, वीवीपैट से ही क्यों नहीं चुनाव की प्रक्रिया करा ली जाती? देखिए, कांग्रेस तो ये शुरू से आरोप लगाती आई है जी। अभी विपक्ष को 2014 से लगातार विरोध करती आ रही है कि ईवीएम से चुनाव ना हो जी। जहां ये जीत जाएंगे वहां पे कोई विरोध नहीं है। कर्नाटक में ईवीएम एकदम सही था जी, वहां कोई दिक्कत नहीं थी। हिमाचल में चुनाव जीते, वहां ईवीएम एकदम ठीक था, वहां कोई दिक्कत नहीं थी। तो विषय यह है कि अच्छा गप गप और बाकी थू थू ऐसे नहीं चलता है जी। आरोप लगाना बड़ा आसान है। चुनाव आयोग ने तो कई बार कहा कि आप आइए और सिद्ध करिए, सिद्ध करने कोई नहीं गया। उन्होंने तो सीधे वर्कशॉप रखा था जी। वर्कशॉप रखा गया था
कि आप ईवीएम में क्या गड़बड़ी है आप सिद्ध करिए। आप कह रहे हैं हैक हो जाता है, तो आप हैक हो जाता है आप दिखाइए आके। उन्होंने वर्कशॉप रखा लेकिन कोई नहीं पहुंचा। और ये मुझे तो ऐसा ही लगता है जी कि कांग्रेस एक हार की तरफ बढ़ रही है और उसको इस टाइम पे कैसे कवर अप करेगी, वो कवर अप अभी से शुरू कर दिया है। ये वही है और कुछ भी नहीं है। ईवीएम के प्रति जनता के मन में अगर चुनाव आयोग बोल रहा है कि कोई संशय नहीं है तो हमको उसको मानना चाहिए। जनता के मन में अगर संशय होता तो इसके प्रति जनता ऐसी जागरूक हो चुकी है अभी कि सोशल मीडिया पे और हर जगह शुरू हो जाती है। इस पर जी जवाब दीजिए, जहां जीते वहां पर संशय नहीं था, सिर्फ हारी क्षेत्रों में क्यों संशय होता है? ऐसा नहीं है। प्रक्रिया जब सुधरती है तो हमारी जो भी वर्तमान डिमांड है वो यही है कि आप प्रक्रियाओं को सुधारिए ना। देखिए आपके पास सब कुछ है, सारी सत्ता, सारा सिस्टम, तो क्यों ना आप प्रक्रियाओं को सुधार लीजिए। आप सुधार लीजिए, हार जीत के परे सुधार के दिखाइए। आप 100% वीवीपीएटी पर 6 मिलाइए। अच्छा एक और चीज, अगर आप ईवीएम वाले मुद्दे पे हम क्योंकि चर्चा कर रहे हैं, अगर ईवीएम इतनी फ्री एंड फेयर, सब कुछ बहुत परफेक्ट है, तो जो उसे बनाने वाले टेक्नोलॉजी, आप यूट्यूब पे तमाम वीडियोस हैं, तमाम रिसर्चेस हैं कि ईवीएम कैन बी टेम्पर्ड विद इन डिफरेंट वेज बेसिकली। तो नीदरलैंड, जर्मनी जैसे तमाम देश जो बहुत आगे हमसे तकनीकी में मशीनों का देश कहलाते हैं, उन्होंने इसका इस्तेमाल बंद कर दिया। इसके अलावा ईवीएम बनाने वाली पीएसयू कंपनी भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड जो है, उसमें आपको बीजेपी के अफिलिएटेड नॉमिनीज एज इंडिपेंडेंट डायरेक्टर्स क्यों बिठाने पड़ गए? ताकि आप हर तरीके से कंट्रोल कर सकें और बाद में वो जो 370 और 400 का आप नारा लगा रहे हैं, आपको ये सब जो तिकड़म आजकल देश में चल रही है क्यों करनी पड़ रही है विपक्ष को गिराने के लिए? चलिए ठीक है, कार्यक्रम समापन की ओर मैं फाइनल कमेंट ले लेता हूं डॉक्टर भूपेंद्र सुलेरी जी से। भूपेंद्र जी, विधानसभा चुनाव के समय भी चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर काफी गहमागहमी हुई थी और दिग्विजय सिंह ने तो बाकायदा प्रेस कॉन्फ्रेंस करके साबित किया था कि ईवीएम कैन बी हैक्ड, इसे हैक किया जा सकता है। अब सवाल फिर से चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर आ खड़ा हुआ है, ईवीएम पर आ खड़ा हुआ है। कैसे ऐसे में लोकसभा के जो परिणाम है वो प्रभावित होंगे? किस तरह का रिएक्शन होगा दोनों पार्टियों का? देखिए, ये लोकतंत्र की खूबसूरती है कि प्रश्न जहाँ पर प्रश्न उनको शंका रहती है जी, और वो प्रश्न चिन्ह उठाते हैं और वो संवैधानिक संस्था उस शंका का समाधान करती है जी। अगर इनको किसी भी पार्टी को अगर ये लगता है कि ये शंका का समाधान नहीं हो रहा है जी, तो उसके फैक्ट इलेक्टेड करके संवैधानिक न्याय प्रक्रिया में जा सकते हैं जी, और उसमें और नया अमेंडमेंट ला सकते हैं और उनको बाध्य कर सकते हैं, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय और निश्चित रूप से उनको गाइडलाइन करेगा और मान्य करेगा, चाहे वो निर्वाचन, भारत का निर्वाचन आयोग हो जी। लेकिन कहीं कहीं अगर कुछ ऐसा इस तरह से लगता है तो निश्चित रूप से विपक्ष अगर प्रश्न भी उठाता है तो उसके साथ साथ वह उनके समाधान के लिए उन संवैधानिक संस्थाओं से एविडेंस, साक्ष्य इकट्ठे करके गाइडलाइन भी जारी कराने के प्रयास करें। सिर्फ ये नहीं कि राजनीति के लिए हम लगा दें। अभी जिस तरह से कहा कुछ राज्यों में जीत जाते हैं तो वो कहने लगते हैं कि सही है और कुछ राज्यों, तो ये दोहरापंथ राजनीति में नहीं होना चाहिए जी। अगर उनकी बात, क्योंकि अब वो जनता, वो चुनाव नहीं रह जाए 21वीं सदी का चुनाव। यहाँ पे परिणाम, पहले ऐसा नहीं कि परिणाम 12 बजे के बाद परिणाम आने लगते हैं, सरकार का रुझान स्पष्ट हो जाता है और कई जगह अगर ऐसा डाउट होता है तो हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में लोग जाके उन प्रक्रियाओं को रोक लगाती है और कोर्ट देती है उनकी फैक्ट जी। तो अगर आप पूरी प्रक्रिया को आप कहते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा नाइंसाफ तो, क्योंकि आप उसी प्रक्रिया से गुजर के जीतते हैं, उसी प्रक्रिया से आप हार रहे हैं, तो वो कभी आपके लिए फायदेमंद है, कभी नुकसानमंद है, तो ऐसा नहीं है। ये मतदाता का भी नुकसान है, इसको स्वीकार करना पड़ेगा, हार को भी स्वीकार करना पड़ेगा तो जीत के भी। ठीक है कर्नल जी, आपकी बात रखें जल्दी से जी। देखिए, 2-3 चीजें मैं जल्दी से बता देता हूं। स्पर्श जी ने नीदरलैंड, जर्मनी का उदाहरण दिया। स्पर्श जी, आप मेरे से सहमत होंगी, बल्कि सभी लोग सहमत होंगे कि चाहे नीदरलैंड हो, जर्मनी हो, चाहे इवन यूएसए हो, सॉफ्टवेयर इंजीनियर इंडिया नहीं जाके बैठे हैं वहां पे। और जब नीदरलैंड और जर्मनी में ईवीएम आए थे उस टाइम पे उतनी रोबस्ट टेक्नोलॉजी नहीं थी। आज की तारीख में जो रोबस्ट टेक्नोलॉजी दैट वी आर हैविंग, एंड वी शुड हैव फेथ ऑन आवर सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स एंड डेवलपर्स रादर देन टॉकिंग अबाउट जर्मनी और नीदरलैंड और उनकी बात करने की जगह।
क्योंकि वहां भी जो बैठे हैं, वहां भी जो सबसे ज्यादा सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स बैठे हैं और बाकी चीजों में भी बैठे हैं, वो भारतीय ही बैठे हैं। तो अपने भारतीयों पे और भारत पे विश्वास रखिए, विदेशियों का गुणगान करना बंद करिए। चलिए ठीक है, तो एक बार फिर से चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर विपक्ष ने जहां तक सवाल उठाया है, तो वहीं एक संवैधानिक संस्था होने के नाते चुनाव आयोग लगातार ये कोशिश कर रहा है कि लोकतंत्र का ये जो महापर्व है वो पूरी तरह से निष्पक्षता से संपन्न हो। बहरहाल समय हमारे पास इतना ही था इस चर्चा के लिए। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद हमसे इस डिबेट में जुड़ने के लिए। इसी के साथ बड़ी बहस डिबेट लाइव में आज के लिए फिलहाल इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।